हेलो फ्रेंड्स, ये वेव मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। फोर्स्ड ऑसिलेशन का पहला लेक्चर मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन में इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है और डिफरेंट डायगोनल फ्रीक्वेंसी पे क्या होगी एम्पलीट्यूड की वैल्यू, वो सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लेकिन इस लेक्चर में हम और आगे का पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको शुरू से सिंपल हार्मोनिक मोशन का जस्ट रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको कि कोई भी पार्टिकल जब पीरियोडिकली ऑसिलेट करता है तो हम उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इलास्टिक है या फिर हम कह सकते हैं कि वो कैपेबल है ऑसिलेट करने के लिए, तब उस कंडीशन में अगर हम डिस्प्लेस करते हैं उसको उसकी मीन पोजीशन से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हर इलास्टिक बॉडी पर जो फोर्स वर्क करता है, रेस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस kx, और जिसकी नेचर क्या होती है कि वो मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, ठीक है। आपने जो भी आप बॉडी ली है जो ऑसिलेट के लिए कैपेबल है, आपने ये अगर फोर्स लगाया है, उस फोर्स को लगाने से अब बॉडी ऑसिलेट करने लगेगी। और अगर किसी भी तरह का डैम्पिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस नहीं होता है, तब उस कंडीशन में आपने कहा था कि जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करना शुरू कर देती है। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने इक्वेशन भी बताई थी आपको। इक्वेशन तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 थी, और उसका सॉल्यूशन x, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्यूशन आया था a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये माइनस फाइव, ठीक है ना। ये फाइव जो है वो इपोक होता है, जो कि इनिशियली ऐड होता है, इतने फेज का चेंज है, और ये टोटल ओमेगा t प्लस फाइव फेज है। a इसमें एम्पलीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का डैम्पिंग फोर्स नहीं होता है या कोई भी रेजिस्टिविटी या कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, तो एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है। दैट मीन्स कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी यही डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाएगा बॉडी, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये आप मान के चल सकते हैं वैक्यूम में। अगर आप वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं माना जाता। उस कंडीशन में आपका ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन अब आप नेचुरल कंडीशन की बात करें, नेचुरली एक फोर्स जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट b लगाया है, तो ये वाला फोर्स उस पे एक्ट होना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करके ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके मोशन को, पार्टिकल के मोशन को धीरे धीरे कम करता चला जाता है और वो डैम्प्ड ऑसिलेशन करने लगता है। तब उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन d2 स्क्वायर प्लस ये आपकी आ जाती है, ये dx अपॉन dt वाली टर्म है, तो आप कहते हो 2r dx अपॉन dt। इसके बारे में डिटेल आप पिछले लेक्चर से देख सकते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सेम है, लेकिन बस यहाँ पे डैम्पिंग टर्म ऐड हो गई है, जिसमें 2r की वैल्यू आपकी b अपॉन n है, ओमेगा की वैल्यू हमारी थी अंडर रूट k अपॉन n, या हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन n के इक्वल है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे b अपॉन m, क्योंकि यहाँ पे m था, डिवाइड किया था, b अपॉन m को 2r के इक्वल लिया है। वैसे तो कई जगह गामा भी देते हैं इसको, हमने यहाँ पे 2r इसलिए लिया है क्योंकि जब हमने इसको डिस्कस किया था, इसकी डिटेल स्टडी की थी, तो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम आया था जो कि 1 अपॉन 2r के इक्वल था, ओके। और जो मीन टाइम था उसका हमने कोई नोटेशन नहीं बनाया था, t डैश किया था, इज इक्वल टू 1 अपॉन r के इक्वल था। अगर हम यहाँ पे r लेते हैं, ठीक है, 2r नहीं लेते हैं, तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पे r/2 मिलता, तो आपको 2 अपॉन r करना पड़ता। तो वहां पे कैलकुलेशन में आपको याद रखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपली 2r ले लिया है। तो अब आप देखिए कि 1 अपॉन r ये हो गया 1 अपॉन 2r, तो आपको साफ क्लियर हो रहा है कि मीन टाइम 1 अपॉन r है और रिलैक्सेशन टाइम उसका हाफ होता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अपने इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम रह जाता है, और इस कंडीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपनी इनिशियल वैल्यू की 1/e रह जाती है, तब वहां से आप ये निकालते हो, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अब तीसरे टाइप का ऑसिलेशन हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन, यानी कि इसको हम हटा देते हैं पहले।
यानी कि आपके पास एक तो रेस्टोरिंग फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस BV, और आपने एक फोर्स लगा दिया है F इज इक्वल टू F नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने जो फोर्स लगाया है वो पीरियोडिक फोर्स लगाया है, ठीक है। ओमेगा की जगह हम PT ले रहे हैं, मैंने जान के ओमेगा इसलिए लिखा जिससे आपका ध्यान रहे, यहाँ पे PT लिया है, ये जो आपने फोर्स लगाया है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओके। P एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा अपॉन 2 पाई इन द केस ऑफ दिस, एंड अगर आप P की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मान लिया n डैश है तो वो P अपॉन 2 पाई होगा, ओके। यहाँ पे P जो है वो ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और F0 इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम। तो ये पीरियोडिक फोर्स यानी कि इस तरह से चल रहा है, यानी कि आप कॉन्टिन्यूअसली इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल आपका ये है, मान लिया ये आपकी बॉडी है और इसको आप ऑसिलेट करा रहे हो, तो आप इसको फोर्स लगा के ऐसे छोड़ नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस फोर्स को कॉन्टिन्यूअसली उसके साथ लगाए जा रहे हैं पीरियोडिकली। तो अब क्या होगा, जैसे आप इस फोर्स को लगाते हैं, अगर आपने कहा कि आपने एक बार छोड़ दिया लगा के, तब तो इस डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन आप इसको पीरियोडिकली लगाते जा रहे हैं तो ये क्या करेगा कि जो बॉडी है, हर बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपकी ये बॉडी जो थी जिसपे रेस्टोरिंग फोर्स था, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा। तो पहले तो हर बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू करेगी, लेकिन क्योंकि डैम्पिंग भी प्रेजेंट, तो धीरे धीरे करके ये जो डैम्पिंग है वो उसके ऑसिलेशन को कम कर देती है और रेस्ट मिल जाती है। लेकिन अगर इसमें कॉन्टिन्यूअसली आपने एक फोर्स लगाया है जो कि पीरियोडिक फोर्स है, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो बॉडी जो है, जो ऑसिलेटिंग बॉडी है, शुरू में तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू करेगी, ओके। ये चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है कि शुरू में जब आपने कोई फोर्स लगाया और ये बॉडी है, इसको मूव कराना शुरू करा, ये पीरियोडिक फोर्स है, ये लगातार लगा हुआ है इस बॉडी के ऊपर, तो शुरू में वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं जो कि ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो वो टाइम पीरियड जिसमें ये बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, उस तरह के ऑसिलेशन को ट्रांजिएंट ऑसिलेशन बोलते हैं, ओके। उसके बाद जब बॉडी इस P फोर्स जो आपका फोर्स है उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, उसको आप स्टेडी स्टेट बोलते हो, ठीक है। तो हमने जब पिछले लेक्चर में फोर्स्ड ऑसिलेशन को पढ़ा था तो हमने उसकी इक्वेशन निकाली थी, उस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकाला था हमने ट्रांजिएंट मोशन को कंसीडर नहीं किया था, हमने ओनली स्टेडी स्टेट को कंसीडर किया था कि जब पार्टिकल P फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी फोर्स्ड ऑसिलेशन की, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है दिस प्लस, क्योंकि डैम्पिंग तो हर जगह ही है, तो डैम्पिंग वही 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x, ये तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जीरो आता था, उसकी जगह f0 साइन pt हो गया, ओके। और हमने जब सॉल्यूशन निकाला था डिस्प्लेसमेंट के लिए तो वो आपका आया था a की वैल्यू f नॉट अपॉन, ये f अलग है फ्रेंड्स, ये f नॉट अलग है, ये f नॉट इज इक्वल टू कैपिटल F नॉट अपॉन m के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जब m आता है तो हम सबको डिवाइड करते चले जाते हैं, और यहाँ पे आया था अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे हमारा था साइन पी टी माइनस थीटा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमने फोर्स, यहाँ पे P जो लिया है वो ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ली है, दैट मीन दिस इज अ सॉल्यूशन इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मैंने आपको बता ही दिया है जब पार्टिकल ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। इसमें हमने ट्रांजिएंट टाइम फ्रीक्वेंसी नहीं ली है, शुरू में पार्टिकल या बॉडी जो है ऑसिलेटिंग बॉडी वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने की शुरू करती है। इस चीज का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि शुरू में ऐसे आउट ऑफ फेज जाएगा, आपने फोर्स ऐसे लगाया वो इधर को आने की कोशिश करेगा, उसको आप स्विंग में नहीं देख सकते एक्चुअली, उसके लिए अलग से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं। आप एक बॉडी को दो स्प्रिंग के बीच में रखें और इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाना शुरू करें, तो पहले बॉडी ऐसे जाएगी,
अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऐसे 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 ऑसिलेट करना शुरू करेगी। जब आपने यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कभी ऐसे किया तो क्या होगा, इधर जाएगी, ऐसे किया उधर जाएगी। आपके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए ना। जब आपने ऐसे इसको किया दैट मीन्स कि स्प्रिंग इस तरह से हो गया, तब वो बॉडी कहाँ जानी चाहिए, उधर की साइड, क्योंकि ये वाला स्प्रिंग ज्यादा तेजी से खींच रहा होगा। इधर किया तो ये खींचनी चाहिए, इधर आनी चाहिए। लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करते हो मोशन को, तो आप देखोगे जब आपने स्टार्ट किया तो बॉडी आउट ऑफ फेज भी जा सकती है, इधर किया तो उधर जा सकती है। तो ये वाला टाइम जिसमें बॉडी फ्लक्चुएट करती रहती है, तो उस कंडीशन को आप ट्रांजिएंट ऑसिलेशन बोलते हो, ठीक है। उसमें वो आउट ऑफ फेज जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये ड्राइवन फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे इधर गया ड्राइवन फोर्स तो ये इधर ही गया, ये इधर आया तो इसको बॉडी इधर ही मूव करेगी। दैट मीन्स कि इसी की जैसे जैसे आपका ड्राइवन फोर्स मूव करता जाएगा उसी के फेज में आपका ये बॉडी मूव करती चली जाती है। दैट मीन्स कि इस फोर्स का इफेक्ट हुआ है इस बॉडी के ऊपर। अब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रही है, ये ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है। तो पिछले लेक्चर में जो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था वो स्टेडी स्टेट के लिए निकाला था, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रांजिएंट स्टेट जो थी जिसमें आउट ऑफ फेज जा रहे थे, पहले बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने की कोशिश कर रही थी, तो उस चीज को हमने अभी कंसीडर नहीं किया है। केवल जब वो फाइनली ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देती है तब उस कंडीशन का ये सॉल्यूशन था। तो अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे और डैम्पिंग का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे और बाद में हम ट्रांजिएंट स्टेट को डिस्कस करेंगे। मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले हम इसी को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि जो एम्पलीट्यूड है, ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है, तो इसमें ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड होगा। तो इस एम्पलीट्यूड में आप ये देख रहे हैं, एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल की, ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी दिस अपॉन 2 पाई होगी प्लस 4r² p²। अब इसमें तीन कंडीशन बनती हैं व्हेन p स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है ओमेगा से, तब आपके पास जो एम्पलीट्यूड आता है, अगर ये p कम है तो ये ही ज्यादा होगा, ये होल स्क्वायर आता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है, इसका होल स्क्वायर ही आता है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू p² से ज्यादा है तब उस कंडीशन में ये ही ज्यादा होगा, ठीक है, ये क्वांटिटी डोमिनेटिंग होगी। आपने कहा है कि p एक तो कम है और r आपने डैम्पिंग को स्मॉल लिया है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है डैम्पिंग, या तो 0 तो आइडियल कंडीशन में होती है और आपने कहा r की वैल्यू स्मॉल है क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है ना, तो हमने ये कंडीशन ली है। तो ये हमारा f0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो f0 को हम लिख सकते हैं f0 अपॉन m और इसको लिख सकते हैं आप k अपॉन m। तो ये आप देख रहे हैं f0 अपॉन k। दैट मीन्स कि जो अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है तब तो जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना तो वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ही वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो जो भी करेगा p का इसमें कोई खास रोल नहीं है, ओके। अगर p² इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा से कम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। सेकंड कंडीशन है क्या पता ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो, तब उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि p आपका डोमिनेटिंग है ओमेगा की कंपैरिजन में, तब उस कंडीशन में आपका r स्मॉल ही है, तो आप इसको टर्म को नेगलेक्ट ही मान रहे हैं, ओके, क्योंकि r आपका स्मॉल है लेकिन p इसमें कंसिडरेबल है, तो आप एक लिमिटेशन ले रहे हैं, तो इस वाली टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा f0 अपॉन m अपॉन p², ओके। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन आपने ये वाली टर्म का लिया है कि इसको आपने नेग्लिजिबल माना है। तो आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मींस कि ये ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ये कम है तो ज्यादा हो जाएगा, ओके। उसमें भी दो रीजन हो गए ना, आप p मैक्स ओमेगा स्क्वायर से तो ज्यादा है लेकिन कम रेंज में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और जैसे जैसे p की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तब वो कम होता जा रहा है। इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। थर्ड कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, ठीक है।
अगर एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना है तो इसका डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, आप डिफरेंशिएट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू पी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो आपने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू 0 रखा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका आ जाएगा इंटू 2p माइनस का 2p प्लस 4r² इंटू 2p इज इक्वल टू 0। इसे आपने सॉल्व कर दिया, इधर ले लेना, माइनस साइन हट जाएगा, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा एंड देन 2 दिस। तो ये आपका p निकालना है ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर एंड देन p इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको लर्न ही करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि ड्राइवन फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है जब इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाए, जिसमें r आपकी डैम्पिंग टर्म है और ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तब उस कंडीशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। जो बॉडी है ऑसिलेटिंग बॉडी, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ओके, और इस कंडीशन को जिसमें आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है उसको आप रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। तो ये आपके एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की कंडीशन है। ठीक है, आप ये कहोगे कि मैम ओमेगा जब पी के इक्वल होना चाहिए तब रेजोनेंस होना चाहिए। नो, अगर डैम्पिंग है आपके सिस्टम में, आपके एनवायरनमेंट में एयर का रेजिस्टेंस है, तब उस कंडीशन में जब P की वैल्यू इस क्वांटिटी के इक्वल होगी तब ही रेजोनेंस होगा। और जब P इज इक्वल टू ओमेगा की कंडीशन तब आएगी जब R की वैल्यू 0, जो कि आइडियल केस में होता है, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं होता है। दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस P की वैल्यू ओमेगा से थोड़ी कम होती है तब मिलती है। अब ये आपने कर दिया, अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। देखिए, अगर हमने ये हम ग्राफ क्या प्लॉट कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन रेजोनेंस। आपने जब P ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड, उसको हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये P लिया है और ये एम्पलीट्यूड लिया है। ओके, तो हमने P जब 0 से स्टार्ट किया, जब P कम है तो उस कंडीशन में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है केवल K के ऊपर, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, मान लिया ये आपका स्टार्ट हुआ। अब आपने कहा R की वैल्यू क्या है। ओके, R की वैल्यू पहले आपने कहा, मान लिया आइडियल केस है 0 है। अगर R की वैल्यू 0 है तो यहां से जो स्टार्ट हुआ है, अब P इज इक्वल टू जैसे ही ओमेगा होगा, R की वैल्यू तो 0 है, P जब ओमेगा होगा तो एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू था F0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² P स्क्वायर। ठीक है, ये जरूरी है देखना। तो आपने कहा P की वैल्यू जब स्मॉल है तब उस कंडीशन में तो आपको ये मिल गया है कंडीशन। सेकेंडली, जब R की वैल्यू भी, R के ऊपर भी तो डिपेंड कर रही है ना एम्पलीट्यूड की वैल्यू, जब R की वैल्यू 0 है तब उस कंडीशन में P इज इक्वल टू ओमेगा पर जो P इज इक्वल टू ओमेगा पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट। ये देखिए इनफाइनाइट, कहां ऊपर जाके कहीं मिलेगी। अब आपने कहा जब P की वैल्यू आपने जैसे जैसे P की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। कोई चीज मैंने आपको बताई थी कि जब P बढ़ाते हैं आप, ओमेगा से ज्यादा होता है तब शुरू में तो ज्यादा रहेगी और बाद में कम होती चली जाएगी। ये चीज मैंने अभी बताई थी ना, A इज इक्वल टू F0 अपॉन MP स्क्वायर। ये थी उस कंडीशन में जब P इज ग्रेटर देन ओमेगा था, और ये थी उस कंडीशन में जब P इज लेस देन ओमेगा था। ठीक है, और जब P इज इक्वल टू ओमेगा व्हेन R इज इक्वल टू 0 है तब उस कंडीशन में नीचे की टर्म जो है आपकी 0 हो चुकी है और R 0 है ही, पूरी टर्म 0 हो गई है, तो A की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। तो ये कंडीशन है, ये तो अच्छे से समझ में आ गया। सेकेंडली ग्राफ है कि R की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन स्मॉल है, तब तो आपको पता ही चल गया कि आपका ये एम्पलीट्यूड में R की वैल्यू जब कुछ ना कुछ होगी तो एम्पलीट्यूड की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो स्टार्ट तो यहीं से हुआ है
लेकिन P लेस देन ओमेगा पे ही आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा इस तरह से। आप ये समझ रहे हैं, ये तो यहां मिल रही थी P का आपको, तो उसके लिए आपको ऐसे बनाना है, क्योंकि P से पहले ही आपने P ओमेगा स्क्वायर माइनस 2R यानी कि P की पहली फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया है। जब R आपका मीडियम है तब उस कंडीशन में आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, और अगर R की वैल्यू स्मॉल हाई है तब आपको ऐसे मिलेगा। ये थोड़ा सा इनके बीच का गैप होता है कम, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जब आपकी डैम्पिंग जीरो होती है तब उस कंडीशन में इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड मिलता है। आर की वैल्यू जब स्मॉल होती है तो मैग्नीट्यूड जो एम्पलीट्यूड है वो आपका लिमिट में आ जाता है, यानी अनकंट्रोल्ड वे से हट जाता है। एक्चुअली एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होता है तो आपके जितने भी मैकेनिकल एपरेटस हैं वो आपके ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू जीरो होने से भी बहुत बड़े नुकसान है। आर की कुछ ना कुछ वैल्यू यानी डैम्पिंग आपकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए जिससे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो मिले, ज्यादा तो मिलता ही है इसमें, लेकिन वो आपकी इस एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है रेजोनेंस में, और एम्पलीट्यूड कंट्रोल होने से जो आपके एपरेटस हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये जो ग्राफ है ये पास पास आते जा रहे हैं और फ्लैट होते चले जा रहे हैं। तो इसी से हम एक और टर्म करेंगे, डिफाइन करेंगे शार्पनेस। फ्रेंड्स शार्पनेस क्या होती है? देखिए हम यहां देख रहे हैं कि जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से कुछ जा रहा है, तो ये यानी कि बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। तो जितनी तेजी से ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है उससे कहते हैं शार्प कर्व, ठीक है, एकदम शार्प दिखाई दे रहा है ना। और जैसे ही आपने आर की वैल्यू बढ़ाई तो उससे आपका शार्पनेस कम हो गई है। अब तेजी से डिके नहीं हो रहा ना, ये तो बहुत तेजी से डिके हुआ था। फ्रीक्वेंसी इतनी सी फ्रीक्वेंसी के चेंज में ही बढ़ गया है, इतनी सी ही फ्रीक्वेंसी के चेंज में ये कम हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इस वेरिएशन में कम और ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि और फ्लैट हो गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं शार्पनेस, जहां पे तेजी से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। और जहां पे ये वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि इनकी डिके का रेट जिस फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज और डिके का रेट बढ़ता जा रहा है तो आप फैलते जा रहा है ना इन दोनों का डिफरेंस, तो इसको कहते हैं फ्लैट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जब आर की वैल्यू जीरो है या स्मॉल है तब उस कंडीशन में तेजी से डिके हो रहा है। आर की वैल्यू जीरो है तो बहुत तेजी से, स्मॉल है तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हाई वैल्यूज पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है। यानी कि आर की वैल्यू जब मीडियम या हाई होती है तब उस कंडीशन में फ्लैट हो जाता है और फ्रीक्वेंसी का, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस कम हो गया है। इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या है। तो शार्पनेस आप समझ गए हैं कि शार्पनेस क्या है। हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन रेजोनेंस पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ पे सारी टर्म हमने क्लियर कर ली। शार्पनेस मैंने आपको बता दिया है। अब डैम्पिंग का शार्पनेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखते हैं हम। डैम्पिंग का शार्पनेस पे ये इफेक्ट हो रहा है कि जब आर की वैल्यू स्मॉल या जीरो होती है तब तो शार्पनेस आपका जो कर्व है वो ज्यादा शार्प रहता है, लेकिन अगर आर की वैल्यू मीडियम या हाई होती है तब उस कंडीशन में जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे डिकी होती है। डैम्पिंग मीडियम या हाई होती है, ये मीडियम के लिए, ये हाई के लिए है, तब उस कंडीशन में जो शार्पनेस है उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये तो फ्लैट ही हो चुके हैं। जब आर की वैल्यू जीरो से स्मॉल वैल्यू तक जाती है तो आप देखिए कितना फर्क पड़ रहा है। डैम्पिंग का शार्पनेस पर स्मॉल वैल्यूज में तो ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर हाई वैल्यूज हैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास मान लिया एक सोनोमीटर है। सोनोमीटर में एक्चुअली क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसमें एक वायर होता है, ठीक है, और उस वायर की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन इसमें सोनोमीटर की कंडीशन ये होती है कि इसमें डैम्पिंग बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, आर की वैल्यू स्मॉल होती है। अब स्मॉल वैल्यूज पे डैम्पिंग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिस पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो आप एक जोकी लेते हैं, उस जोकी से इसको टच करते रहते हैं वायर को,
और आप देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, और ये कर्व निकालते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में। तो आप देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, और अगर आप इस पॉइंट के अलावा इस पॉइंट पे जाएं या इस पॉइंट पे जाएं, तब मतलब उनके नियर बाय पॉइंट पे जाएं, तो एकदम एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर एम्पलीट्यूड के लिए एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है, इधर या इधर जाने से धीरे धीरे वो डिके हो जाता है। तो यहाँ पे शार्पनेस ज्यादा है क्योंकि डैम्पिंग कम है। आप समझ रहे हैं, डैम्पिंग क्योंकि स्मॉल है इस कंडीशन में, तो इसीलिए शार्पनेस बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ही रेंज है, उस रेंज में ही आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो सेकंड कंडीशन आप कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक एयर कॉलम है, उस एयर कॉलम में एयर भरी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो डैम्पिंग होती है वो बहुत हाई होती है, तो हाई होने से इसकी रेंज बढ़ जाती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की। तो आपके पास बहुत बड़ा रीजन होता है जिसमें आप रेजोनेंस को देख सकें, ठीक है, रेजोनेंस को देख सकें। दैट मींस कि आपके पास फ्रीक्वेंसी की बहुत बड़ी रेंज है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये काफी बड़ी है कि आपको रेजोनेंस मिल सकता है क्योंकि इसमें डैम्पिंग हाई है। तो फ्रेंड्स, ये दो एग्जांपल है जिसमें आपको पता चल रहा है कि डैम्पिंग का शार्पनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये चारों टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टेडी स्टेट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय एफ नॉट अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा, जहां पे एफ नॉट ये आपको याद रखना है, एफ नॉट इज इक्वल टू है F0 अपॉन m, जो ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड है वो एफ नॉट है। ये एफ नॉट आपके एफ नॉट अपॉन m क्वांटिटी है, ओमेगा इक्वल टू k अपॉन m है, स्क्वायर इज इक्वल टू p फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की, r इसमें डैम्पिंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये आपका किसके इक्वल था, b अपॉन m के, और थीटा इज इक्वल टू था tan इनवर्स 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो ये सारे कांस्टेंट पता चल गए, ये आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला पता चल गया है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt होगा। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो t तो यही अपीयर हो रहा है ना, तो आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा f नॉट, इसके साथ t के साथ p है ना, तो p आ जाएगा इधर, और बाकी सब कांस्टेंट की तरह। साइन का क्या हो जाएगा, cos pt माइनस थीटा। ओके, यहीं से आपको पता चल रहा है कि पाई बाय 2 का फेज के डिफरेंस से चलेगा एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। ओके, जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है और ये आपकी वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है। ये वेलोसिटी के लिए इक्वेशन आया है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, साइन कॉस में जो डिफरेंस होता है वो पाई बाय 2 का आता है, पाई बाय 2 आउट ऑफ फेज चलेगी। यह वेलोसिटी का ये जो चीज है, ये वेलोसिटी एम्पलीट्यूड को बताता है, VA। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पर। देखिए, अब हमारे पास अगर ओमेगा p की वैल्यू वेरी लेस देन ओमेगा है, p अगर छोटा है ओमेगा से, तब हमारा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा बताइए, एफ नॉट p अपॉन, ये हो गया आपका p बहुत छोटा है तो ओमेगा की स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा एफ नॉट अपॉन m इंटू p अपॉन k अपॉन m, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी ओमेगा से, तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। ये p आपका है भले ही ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन ये बहुत कम है, तो मेनली किस पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, इसके ऊपर। ओके, तो लो फ्रीक्वेंसी पर, ड्राइविंग फोर्स के लो फ्रीक्वेंसी पर जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है वो मेनली k के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम p इज ग्रेटर देन ओमेगा लें, तब वेलोसिटी एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, p ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो हम p की पावर 4 ले लेंगे। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो हम मोस्टली कम ही लेते हैं, ठीक है।
आर की वैल्यू स्मॉल वैल्यूज की ले लेते हैं, तो ये हम आपका आ जाएगा एफ नॉट पी अपॉन पी स्क्वायर। इसे हमने एफ नॉट अपॉन पी कर दिया, एक कट गया है, तो ये एफ नॉट अपॉन एम, तो एम नीचे आ जाएगा एम इंटू पी। दैट मीन्स कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तब वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मेनली इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो मास के ऊपर भी डिपेंडेंट है और पी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। पी ज्यादा होगा तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एक्चुअली में किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा। ये हटा देते हैं अभी में, ये आपको दिमाग में रखने हैं बस। ये डिनोमिनेटर जब छोटा होगा तभी तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बड़ा होगा ना, तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड VA इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन पी को हम नीचे ले जाते हैं। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप नीचे ले गए तो पी स्क्वायर बन जाएगा ना, अगर आप अंडर रूट दिस प्लस 4r स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना, पी को हमने नीचे ले गए डिनोमिनेटर में और स्क्वायर रूट के अंदर ले गए तो पी स्क्वायर बन गया है। तो यानी कि हमारी ये जो क्वांटिटी है फॉर आर स्मॉल ही है आपके पास, ये वाली जो क्वांटिटी है जब ये 0 हो जाए तब उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मिलेगा। ओके, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर is equal to 0 हो जाए। That means कि ओमेगा स्क्वायर is equal to p स्क्वायर, that means ओमेगा is equal to p। जब ओमेगा is equal to p या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी is equal to नेचुरल फ्रीक्वेंसी की होगा तब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मिलेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा आर के ऊपर। जब हमने एम्पलीट्यूड के बारे में देखा था कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस किस कंडीशन में होगा, तब हमने निकाला था कि p is equal to अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर के इक्वल हो। उस कंडीशन में आपको एम्पलीट्यूड रेजोनेंस मिलता है, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। और इसमें आप देख रहे हो कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है r के ऊपर भी डिपेंडेंट है। r अगर कम कर रहा है, मतलब r अगर कंसिडरेबल है, तो यानी कि p ओमेगा के इक्वल होना जरूरी नहीं है, ओमेगा से पहले ही आपको एम्पलीट्यूड रेजोनेंस मिल जाता है। R अगर 0 है तब तो P इक्वल टू ओमेगा एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के लिए, लेकिन अगर R की कोई भी वैल्यू है तब उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं मिलता है। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस मेनली डैम्पिंग के ऊपर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप यहाँ पे वेलोसिटी में देख रहे हो कि वेलोसिटी रेजोनेंस में आपने कहा कि ओमेगा इज इक्वल टू P होगा, तो ये क्वांटिटी 0 होगी। ये क्वांटिटी तो 0 नहीं है, उसकी फिक्स वैल्यू निकल के आएगी जितना भी आपका डैम्पिंग का कांस्टेंट होगा एफ नॉट अपॉन 2r के इक्वल होगा। मतलब मेनली जो v एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी वो एफ नॉट अपॉन 2r है, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू p पर। दैट मींस कि जो वेलोसिटी रेजोनेंस है वो डैम्पिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्पिंग चाहे कुछ भी हो, p इज इक्वल टू ओमेगा जब भी होगा, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल जब होगी, उस कंडीशन में आपको वेलोसिटी रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है अच्छे से। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस मेनली r के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वेलोसिटी रेजोनेंस आपका r के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो भी r की वैल्यू हो, p इज इक्वल टू ओमेगा पर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं, आपने वेलोसिटी एम्पलीट्यूड पढ़ लिया है, वेलोसिटी रेजोनेंस पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पावर एब्सॉर्ब बाय ड्राइविंग ऑसिलेटर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम देख लेते हैं पावर क्या होता है। पावर इज इक्वल टू होता है आपका dw अपॉन dt, और w क्या है, वर्क, और वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ये हो गया डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt हुआ। ओके, तो दिस इज वर्क, डिस्प्लेसमेंट dx था, विद रिस्पेक्ट टू dt आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और f इनटू dx अपॉन dt क्या होता है, v। दैट मींस कि पावर का जो फॉर्मूला है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी हुआ, अगर आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिया है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन आपने मैग्नीट्यूड लिया है इनका f इनटू v के इक्वल। तो आपको जब भी आप कोई फोर्स ड्राइविंग फोर्स लगाते हो, तो ड्राइविंग फोर्स से जो आपका ऑसिलेटर है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। ओके, उसके बाद जब वो स्विंग करना शुरू करता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो डैम्पिंग फोर्स तो एडजस्ट कर ही रहे हैं, तो वो जो डैम्पिंग फोर्स होते हैं वो उसके पावर को डेसिपेट करते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी डेसिपेशन होने लगता है, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स हैं। और वो जो एनर्जी डेसिपेशन होता है वो मैकेनिकल जो वर्क हो रहा है प्लस
हीट एनर्जी उनकी फॉर्म में होता है। तो हम पहले लिखेंगे कि पावर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स, पावर एब्जॉर्प्शन बाय ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर ड्राइविंग फोर्स से कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पावर के लिए फोर्स कौन सा लेंगे, ड्राइविंग फोर्स का। फोर्स कितना लगाया आपने ड्राइविंग फोर्स ने, F0 साइन ऑफ PT, और dV की वैल्यू, V की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt, और अभी आपने निकाला है वो कितना है, F0 P अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर साइन ऑफ, कॉस हो गया था ना ये, कॉस ऑफ PT माइनस थीटा। F0 आपको पता है, F0 इज इक्वल टू है F0 अपॉन mk, दैट मीन्स कि F0 की वैल्यू हमने रख दी m इंटू दिस, और ये आपने लिखा m F0 स्क्वायर p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर साइन PT कॉस PT माइनस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये जो है इसको खोलना है आपको, cos a माइनस b, तो इसको जब आप खोलेंगे तो क्या जाएगा, ये तो सारा कांस्टेंट है आपका, ये मान लिया कैपिटल X है, तो इसका साइन PT cos PT cos थीटा माइनस साइन PT साइन थीटा, ये हो गया। अब इसमें आपने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपके पास हो जाएगा x इंटू साइन PT cos थीटा cos PT cos थीटा माइनस ये आपका हो जाएगा साइन PT स्क्वायर साइन स्क्वायर PT साइन थीटा। ठीक है, ये P की वैल्यू आई है, यानी पावर कितनी एब्जॉर्ब की है ऑसिलेटर ने ड्राइविंग फोर्स से। अब हमें क्या करना है, P ऑफ एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको, ये PT वाली टर्म ये तो फिक्स टर्म है, साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि 0 से t साइन PT कॉस PT dt और अपॉन t माइनस 0 ये करते ही हैं, तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ, इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी और इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है कि ये आपका साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यानी कि ये आ जाएगा, और t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये 2 पाई अपॉन p इस केस में, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी p है, तब आपने यहाँ पे वैल्यूज रखे और ये वाला फॉर्मूला रख के इसकी वैल्यू आ जाएगी एवरेज वैल्यू 0, दैट मींस कि इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमने p एवरेज निकाला है, तो x ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ऑफ pt cos ऑफ pt cos थीटा बाहर आ जाएगा इसके। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन t भी आपने बाहर कर दिया 0 टू t साइन स्क्वायर PT dt। ठीक है, और ये आ जाएगा इसके बाहर साइन थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये आपका चल रहा है। ठीक है, आपने कहा कि इसकी एवरेज वैल्यू तो 0 है और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ। ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, क्योंकि ये जो आपका बन जाता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, और वहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये चीज तो आप ध्यान ही रख लीजिए कि जब भी दो टर्म ऐसे आपको sin 2 थीटा जिसमें स्क्वायर नहीं लग रहा है, उसकी तो एवरेज वैल्यू 0 होती है, चाहे वो cos हो या फिर sin हो। और अगर हमारा जिसमें sin स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो, उसमें जब स्क्वायर टर्म आ जाती है तो इनकी वैल्यू हाफ हो जाती है एवरेज वैल्यू। ठीक है, आप निकाल के रख लीजिए, और ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें बार बार यूज होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू हाफ होगी, दैट मींस कि आपके पास फाइनली क्या बचा है, आपके पास क्या बचा है, पावर एब्जॉर्ब P इज इक्वल टू x की वैल्यू तो आपकी ये थी m F0 स्क्वायर P अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की पावर प्लस 4। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यू हाफ है तो साइन थीटा है, तो यानी कि हाफ ऑफ साइन थीटा, बस इतना ही बचेगा।
तो अब हम देखेंगे ये जो आया है, ये आई है कि एवरेज पावर जो ड्राइवन फोर्स जो ऑसिलेटर है वो ड्राइवन फोर्स से ले रहा है, ठीक है, कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ड्राइवन फोर्स से ऑसिलेटर, ठीक है। और अगर हमें निकालना है कि पावर डिसिपेटेड, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर डेसिपेशन कैसे हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगे हुए हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू माइनस का B इंटू वी, और पावर इज इक्वल टू F इंटू वी होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस B इंटू वी। अब माइनस साइन छोड़ दो, अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हो आप, तो यहाँ पे आपने B की वैल्यू, एक्चुअली B क्या होता है, B अपॉन M इज इक्वल टू 2R। दैट मीन्स कि B को हम लिख सकते हैं 2R इंटू M, तो 2mR इंटू वी स्क्वायर, और V आपका है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, और ये आपका है F नॉट P अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर P स्क्वायर, ठीक है, पूरा हो चुका। cos pt माइनस थीटा इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरी टर्म का स्क्वायर है, तो यहां भी स्क्वायर आएगा और यहां भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने v स्क्वायर किया है, तो ये चीज निकल के आ गई है। अब हमारे पास अगर एवरेज पावर डेसिपेशन निकालना हो, तो मैंने आपको अभी बताया ही है कि जितना भी स्क्वायर वाली टर्म है वो हाफ एवरेज हो जाती है, अगर ऐसे है तो फिर 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ, तो यानी mr f नॉट स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई है हाफ, तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हो कि जो पावर डेसिपेट हो रही है, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स लगे हुए हैं उनसे जो पावर का हाफ डिसिपेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, हीट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या जो वर्क किया है उसकी फॉर्म में हो सकता है। तो हीट की फॉर्म में जो इतनी पावर डेसिपेशन हो रही है और इतनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ड्राइविंग फोर्स से, इसमें आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा क्या है। देखिए आपको पता है कि थीटा की वैल्यू टेन थीटा आपका क्या था, 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब है अगर ये थीटा है, ये 2rp ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर था, तो ये आपका आ जाएगा 4r स्क्वायर p स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख लो, 2rp अपॉन हाफ तो था हमारा, ठीक है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या था, इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी हमारा अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि आपने वेलोसिटी का स्क्वायर किया था। तो आपने देखा कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है p एवरेज की, वो m f नॉट स्क्वायर t स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया है अपॉन अंडर रूट हट चुका है ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। तो ये दोनों एनर्जी इक्वल है, दैट मीन्स कि जितना भी ऑसिलेटर ड्राइविंग फोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही एनर्जी को वो रिड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स कि जब आपने कोई फोर्स पीरियोडिक फोर्स लगाया आफ्टर स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट कंडीशन में नहीं, आफ्टर स्टेडी स्टेट, जब जो आपका ऑसिलेटर है वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही मूव करने लगता है, तो आपने ऐसे किया, ठीक है, तो वो लॉस हो गई क्योंकि आर के अपोज काम कर रही है। दैट मीन्स कि फोर्स को वापस उसे लाना पड़ेगा, फिर वो वापस लेके जाएगा, फिर लेके आएगा। अगर आपने किसी भी समय पीरियोडिक फोर्स को या ड्राइविंग फोर्स को हटा दिया, तब उस कंडीशन में ऐसे मूव नहीं करेगा, पीस फ्रीक्वेंसी से तभी मूव करेगा जब तक कि ये ड्राइविंग फोर्स इसके ऊपर लगातार लगा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो दोनों एनर्जी इक्वल है, इससे ये पता चलता है कि जितनी एनर्जी वो फोर्स से एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी एनर्जी डेसिपेट हो रही है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये इक्वल आ गई है।
अब हमें निकालना है कि चलो ठीक है, मान लिया दोनों इक्वल हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगी होगी, हमें पी मैक्सिमम निकालना है। हमें ये तो पता चल गया है कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। पी मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाए। आर तो जीरो नहीं है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता है। तो उसमें आपने कहा है कि जब ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसको भी नीचे ले आइए, तो ये वाली टर्म तो पी स्क्वायर से हट जाएगी, यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये वाली टर्म इज इक्वल टू जीरो जाए तब आपका मैक्सिमम पावर एब्सॉर्ब होगी। दैट मीन्स जब ओमेगा इज इक्वल टू पी होगा तब मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ओमेगा इज इक्वल टू पी था तो वेलोसिटी रेजोनेंस भी मिल रहा था, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू पी पे आपको एम्पलीट्यूड रेजोनेंस नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। और इसी कंडीशन में पावर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। पावर एब्जॉर्ब बाय ड्राइवन ऑसिलेटर, पावर डेसिपेशन बाय ड्राइवन ऑसिलेटर, और मैक्सिमम पावर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिएंट ऑसिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वो ऑसिलेशन जो बीच में होते हैं, जैसे आपने फोर्स लगाया तो थोड़ी देर तक के क्या होगा, ये कोशिश करेगा कि अपनी फ्रीक्वेंसी से, ऑसिलेटर कोशिश करेगा अपनी फ्रीक्वेंसी से मूव करे, लेकिन जो फोर्स है वो कोशिश करेगा नहीं, इसको मेरी फ्रीक्वेंसी से चलना है। तो इनमें आपस में थोड़ी देर तक आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन होते रहते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये डोमिनेटिंग हो जाता है ड्राइवन फोर्स और इसको अपनी फ्रीक्वेंसी से मूव कराता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है उस टाइम ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, जो ड्राइवन फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब पी की वैल्यू लेस देन ओमेगा होती है, वेरी वेरी लेस देन ओमेगा, तब जो ड्राइवन जो आपका ऑसिलेटर है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करता है। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।